हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन नाम से पता चल रहा है कि म्यूचुअल मतलब किन्हीं दो चीजों के बीच में होगा ये इंडक्शन। तो देखो, यहां दो कॉइल लेते हैं हम, दोनों को एक दूसरे के पास में रखा हुआ है। ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है। ठीक है। सपोज इस कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है I1, इस कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है I1। ठीक है। तो जब इस कॉइल से करंट फ्लो करेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एसोसिएटेड होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, सेंटर से ऐसे जा रही होगी सीधी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, यदि हम कहें तो डायरेक्शन ऐसे होगी इसके करंट के हिसाब से, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे यहां पे होगी, सॉरी यहां होंगी, ऐसे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी इसके साथ, ये कुछ ऐसे, डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ठीक है। अब देखो, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कोई इसके पास में रखी है तो इससे भी पास कर रही है, मतलब इससे फील्ड लाइंस पास कर रही है, इसका मतलब इससे फ्लक्स भी पास, फ्लक्स है, फ्लक्स एसोसिएटेड है इस कोइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण। अब सोचो, यदि मैं इस करंट को चेंज करता हूं, I1 को यदि मैं चेंज करता हूं, तो इससे जो फ्लक्स है φ2, बोलो वो चेंज हो गया नहीं। तो यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, φ21 ये है फ्लक्स इन कोइल 2 ड्यू टू करंट इन कोइल 1। इसके करंट के कारण इससे जो फ्लक्स है उसको मैंने φ21 नाम दिया है। तो मुझे पता है φ21 जो है वो I1 के प्रोपोर्शनल होगा। जो इस कोइल का फ्लक्स है वो इसके करंट पे डिपेंड करेगा। यदि ये करंट बढ़ेगा तो ये फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो इससे फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। यदि ये करंट घटेगा तो इससे फील्ड लाइंस घटेंगी, तो करंट फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब इसका जो कोइल 2 का फ्लक्स है वो I1 करंट जो कोइल 1 में फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको M बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? M। वेयर M जो है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और ऐसा भी बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल देते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। ये आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसके साथ। तो बताओ M की जो वैल्यू है वो हो जाएगा फ्लक्स इन कोइल 2 ड्यू टू 1 डिवाइड बाई करंट इन कोइल 1। ये म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। यदि इसकी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट फ्लक्स होता है वेबर में और करंट होता है एम्पियर में। इसको हेनरी बोलते हैं, हेनरी। ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है। अब देखो, ये तो आ गया फ्लक्स इन कोइल 2। यदि मैं बात करूं, इफ I1 इज फंक्शन ऑफ टाइम,
यदि इस कोयल का करंट टाइम का फंक्शन है, देन phi21 विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो होगा या नहीं? यदि I1 टाइम का फंक्शन है तो जो फ्लक्स है कोयल 2 में वो भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा। और यदि फ्लक्स टाइम का फंक्शन है तो उस कोयल में एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो वो इंड्यूस ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कोयल 2 will be equal to minus of d phi by dt, and this induced EMF will be equal to minus d by dt of m into I। m तो बेटा कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, इंटू बन जाएगा di1 by dt। इंड्यूस ईएमएफ इंटू ड्यू टू 1 जो है वो m इंटू di1 by dt हो जाएगा। मतलब इस कोयल में इंड्यूस ईएमएफ इसके करंट पे डिपेंड करेगा, दूसरी वाली कोयल के करंट पे। ये करंट की रेट ऑफ चेंज जितनी ज्यादा होगी, इंड्यूस ईएमएफ इसमें उतना ही ज्यादा आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? इसका मतलब ये है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है कि एक दूसरे के कारण इंडक्शन है। इसका करंट यदि टाइम के साथ चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसका करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो इस दूसरी वाले में इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो एक दूसरे का इंड्यूस ईएमएफ है ये। और ये इंड्यूस ईएमएफ माइनस एम डी आई बाई डी टी आता है, जहां एम है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, जिसको हेनरी से लिखा जाता है। SI यूनिट इसकी हेनरी है, जो कि वेबर अपॉन एम्पियर होती है। यहां से एक यूनिट और निकाल सकते हैं इसकी यूनिट, SI यूनिट ऑफ m। ये भी आएगा, क्या आएगा देखो, m लिखा हुआ है, यहां से यदि मैं बात करूं तो m आएगा इंड्यूस ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी। मतलब ये आने वाली है वोल्ट एम्पियर पर सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आ जाएगा। ये भी वही हेनरी है, इसी को वेबर अपॉन एम्पियर भी से लिख सकते हैं, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर से लिख सकते हैं, वैसे हेनरी से लिखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है कि बताओ कौन कौन सी जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक ही बात है सारी चीजें, तो उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं आंसर। तो ये बात हो गई म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। जल्दी नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके बेटा इसको कंप्लीट नोट करो। लिख लिया होगा? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। दो लॉन्ग सोलेनोइड लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड हैं। दो कोएक्सियल सोलेनोइड हैं ऐसे, एक है ये, ऐसे कुछ, दूसरा है ऐसे। दोनों की लेंथ बहुत लॉन्ग है, लेंथ इसकी L है। इसका जो एरिया है इस वाले का, बड़े वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A1 है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। ये रेडियस भी दे सकता है, वो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता। और लेंथ L है दोनों की। ये जो है कोइल 1, ये कोइल 1 है, और ये जो येलो वाली है ये कोइल 2 है।
इसमें यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये N1 है, और इसमें यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो N2 है, स्मॉल n1 n2 है ये। अब देखो इनका म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, तो हम पहले एक काम करते हैं, हम जो कोइल 1 है, कोइल 1, इसमें I1 करंट फ्लो कराते हैं। अब जब इससे करंट फ्लो कराएंगे तो कोइल 2 जो है उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएंगे, उसका म्यूचुअल इंडक्शन निकालना अपने को। तो अब देखो हम निकालेंगे फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1, ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ है फ्लक्स इन कोइल 2 ड्यू टू कोइल 1। कोइल 1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके कारण इस कोइल 2 का फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स। इसके लिए हमें चाहिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। यदि बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम जानते हैं कि यदि I1 करंट इससे फ्लो करेगा तो म्यू नॉट N इंटू आई, म्यू नॉट एन आई होती है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 इंटू I1, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, इनटू इसका टोटल एरिया इस कोइल 2 का। ध्यान से समझना, एक टन का एरिया A2 है, एक टन का एरिया क्या है A2, ध्यान समझना, एक टन का एरिया A2 है, A2, लेकिन ये सिर्फ एक टन का है। ऐसे टोटल कितने टन होंगे इसके अंदर, उतना ही फ्लक्स आएगा, क्योंकि हमें तो नेट फ्लक्स निकालना है। तो मैंने कहा देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है N2, मतलब N2 टर्न आएंगे यूनिट लेंथ के अंदर। तो बताओ L लेंथ के अंदर टोटल टर्न कितने हो जाएंगी, N2 इंटू L। तो ये आ गया A2 इंटू N2 इंटू L, ये तो हो गया B, और ये हो गया टोटल एरिया, एक कोइल का एरिया और नंबर ऑफ कोइल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर ऑफ कोइल पर यूनिट लेंथ था, इसलिए इसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया। तो यदि मैं बात करूं M21, that will be equal to 521 upon I1, 521 upon I1, और ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट N1 N2 A2 इंटू L। तो M21 आ गया हमारे पास म्यू नॉट N1 N2 A2 इंटू L। A2 वो एरिया है जो अंदर वाला है, जो कम वाला एरिया है। ये म्यूचुअल इंडक्शन आ गया M21, मतलब कोइल 2 में 1 के कारण। अब उल्टा इफेक्ट देखते हैं इस बार हम क्या करते हैं, इस कोइल के अंदर I2 करंट फ्लो करा देते हैं। ये जो कोइल अंदर वाली जो कोइल 2 है, इसमें I2 करंट फ्लो करवा दिया, इसके कारण इसके फ्लक्स, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस दूसरे वाली से फ्लक्स पास करेगा। चलो बताओ वो क्या होगा, एक बार खुद से निकाल के देखो, फिर अपन कोशिश करते हैं। I2 करंट के कारण 512 निकालना है, तुम्हें सोल्व करो 512। चलो हम करते हैं, फ्लक्स इन कोइल 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू, अब फील्ड जो है अंदर वाले के लेनी पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N2 इंटू I2, म्यू नॉट N2 I2, ये इसकी फील्ड है। अब हमें फ्लक्स लिखना है, तो ध्यान से समझना, जब फील्ड यहां लेंगे तो एरिया कौन सा लेंगे, A1 या A2। तो यदि कोई जवाब दे रहा है A1 तो वो गलत है। ध्यान से समझो, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा हम जानते हैं सोलेनोइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, और सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। इसका मतलब इस बड़ी वाली कोइल के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये बड़ी वाली कोइल है यदि, और ये छोटी वाली कोइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल इसके अंदर है बेटा, इसके बाहर तो 0 है ना। तो जब इससे फ्लक्स लिखेंगे तो वो वाला एरिया लेंगे जितने रीजन में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस A2 एरिया के अंदर है, A1 के अंदर नहीं है। इतने रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट हो गया है ये, थोड़ी सी भी गलती हुई तो गलत हो जाएगा। ये आ गया B इंटू एरिया A2 इंटू एरिया क्या है A2
अब बात देखो, बात आती है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है वो किसके लें, अंदर वाली के लें या बाहर वाली के। तो ध्यान से देखो बेटा, फ्लक्स हम किस में लिख रहे हैं, इसमें। तो जितने टर्न इसके होंगे उसी के तो लिखेंगे। इसके अंदर इतने एरिया में है, एक कॉइल के अंदर, ऐसे दूसरी होती तो भी इतने एरिया में होता, तीसरी होती तो नंबर ऑफ टर्न तो हमें बाहर वाले के लेने ना। और बाहर वाले के नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तो N1 है बेटा, और लेंथ है L। तो ध्यान से देने वाली बात ये है, ये आएगा N1 इंटू L। ये ध्यान से समझो, बस ये चीज अच्छी लिखी है हमने यहाँ पे, थोड़ा सा अलग है। एरिया लेंगे हम जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन टर्न तो उसी कॉइल के लेंगे जिसमें हमें फ्लक्स लिखना है, और हमें फ्लक्स कॉइल 1 में लिखना है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? तो यहां देखो M12 जो है वो आ जाएगा 512 डिवाइड बाई I2, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 A2 इंटू L। ये क्या हुआ, ध्यान से देखो, M21 तो M12 के बराबर ही आ गया। सो M12 विल बी इक्वल टू M21 ऑलवेज, हमेशा बराबर आएगा, कभी भी अलग नहीं आएगा। कोई भी केस लेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन, देखो नाम ही है म्यूचुअल, किसी एक का नहीं है बेटा, ये एक दूसरे दोनों का है, ये किसी एक का नहीं बोल सकते कि ये म्यूचुअल इंडक्शन 1 का है 2 के कारण, या 2 का है 1 के कारण। हमने यहाँ पे निकाल के बता भी दिया कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा एक पेयर के लिए डिफाइन किया जाता है, किसी एक के लिए नहीं। तो वो यदि कोयल 1 के कारण 2 पे पूछे, 2 के कारण 1 पे पूछे, दोनों सेम आने वाले हैं। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें हम सपोज कोयल 1 का 2 पे निकाल पाते हैं, 2 का 1 पे नहीं निकाल पाते, तो कोई बात नहीं, वो वाला निकालो जो तुम इजीली निकाल सकते हो। अदरवाइज दोनों सेम आने वाले हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वो सिर्फ ऐसे पूछता है कि म्यूचुअल इंडक्शन बताओ, वो ऐसे बोलता ही नहीं है जनरली कि इसका इसके कारण या इसका इसके कारण, वो सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ये हो गई M12 M21 के बराबर, इसको नोट कर लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन निकालेंगे। स्क्रीन पोज करो, इसको कंप्लीट नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं फ्लक्स निकालने के लिए, अब इसमें भी सेम वही चीजें यूज होंगी। जैसे ये एक स्क्वायर लूप है L साइड का, इसकी रेडियस R है, ये दे रखा है R इज ग्रेटर देन L, ठीक है, और कहा है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। और नंबर ऑफ टर्न भी देता हूं, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है। कैपिटल N1 N2 का मतलब होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न है ये, ठीक है। इसमें N1 है, इसमें N2 है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। तो देखो मेन चीज है फ्लक्स लिखो। अब देखो यदि तुम इसमें करंट फ्लो करवा के इसमें फ्लक्स लिखने लग गए तो नहीं लिख पाओगे बेटा, क्योंकि हम जानते हैं इसके करंट के कारण तो हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जानते ही नहीं है, तो फिर फ्लक्स लिखना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए समझदारी दिखानी है, ऐसा केस लो जिससे तुम फ्लक्स निकाल सको। और हम ये वाला केस तो जानते हैं कि यदि मैं इसमें करंट I1 मान लेता हूं तो इससे इसमें फ्लक्स निकाल लेता हूं, और यहाँ पे फाई जो है दैट विल बी इक्वल टू, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नोट I1 अपॉन 2R,
म्यू नोट I1 अपॉन 2R, लेकिन नंबर ऑफ टर्न भी दे रखे हैं तो N1 हो जाएगा। म्यू नोट N1 I1 अपॉन 2R इनटू इसका एरिया L स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 हो जाएंगे। तो यहां से म्यूचुअल इंडक्शन जो आएगा वो फाई अपॉन आई आएगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 L स्क्वायर अपॉन 2R। तो बड़ा सिंपल है। देखो ये स्टेप तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उसके आगे सिर्फ आई से डिवाइड तो करना है और कुछ नई चीज है ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये सेंटर है, यहां एक सर्कुलर लूप रख देते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी साइड लेंथ l है, l इज ग्रेटर देन स्मॉल r। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन वापस से इसमें करंट मानना पड़ेगा I, इसके कारण B लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सबसे पहले ये लिखना, देखो 4 टाइम्स होगा एक साइड का, एक साइड में आएगा म्यू नोट I अपॉन 2 पाई डी, ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2, म्यू नोट I अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/√2 मतलब √2, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4√2 म्यू नोट I अपॉन पाई एल। देख लेना बेटा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो सही कर लेना, यही आएगा शायद 4√2 म्यू नोट I अपॉन पाई एल। तो फ्लक्स हो जाएगा 4√2 म्यू नोट I अपॉन पाई एल इंटू इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रखे मान लो, तो म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा पाई अपॉन आई, दैट विल बी इक्वल टू 4√2 म्यू नोट पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई एल। पाई तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत बेटा इसमें? नोट कर लो। ऐसे और भी क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने फ्लक्स निकाला था, सेम उन सभी क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हैं हम, लिख लिया होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन ये भी किया था, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके पास में एक लूप रखा है, L साइड लेंथ है, D ये डिस्टेंस है, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो खुद से करंट मानना पड़ेगा I, X पे जाके dx का एलिमेंट लेना पड़ेगा, इसके अंदर फ्लक्स लिखना पड़ेगा d फाई, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट I अपॉन 2 पाई x इंटू इसका एरिया वो हो जाएगा L dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो फ्लक्स आ जाएगा म्यू नोट I L अपॉन 2 पाई ln, ये लेंथ d से d प्लस l तक लिमिट आएगी। ये सब हम पहले कर चुके हैं बेटा। तो म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा फाई अपॉन आई, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट L अपॉन 2 पाई ln d प्लस l अपॉन d। और भी हमने किए थे, किसी एक सर्कुलर के एक्सिस पे लिया था, उसके कारण भी हम आई से डिवाइड कर देंगे, म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। कोई नई चीज नहीं है, ये सारे केस हम पहले कर चुके हैं, इसमें सिर्फ हमें फाइनली करंट से डिवाइड करना है, म्यूचुअल इंडक्शन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जल्दी नोट करो, उसके आगे क्वेश्चन और करेंगे एक दो, नोट कर लो बेटा, इसे देख लिया होगा।
चलो अब एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। दो कोयल हैं, एक ऐसे है और दूसरी कोयल ऐसे। ऐसा है, इसका जो एरिया है 10⁻⁻⁴ मीटर है। इसमें टोटल 100 टन्स हैं। इस वाले में 500 टन्स पर यूनिट लेंथ है। 500 टन्स पर यूनिट लेंथ है। इस वाली से करंट फ्लो कर रहा है। ये बता रहा है इस वाले से करंट 0 to 2 एम्पियर इन 5 मिली सेकेंड। करंट जो है वो 0 से 2 एम्पियर हो गया। 0 से 2 एम्पियर तक बढ़ गया कितने टाइम में? 5 मिली सेकेंड में। ठीक है, अब इसने बोल दिया सिर्फ 0 से 2 5 मिली सेकेंड में, कुछ नहीं बोला कैसे, तो हम मानेंगे कि ये यूनिफॉर्म रेट से बढ़ा है। यदि नहीं दिया तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न दे दिए इसके और एरिया दे दिया। ठीक है, पूछा है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। नाम भी दे देता हूं, ये कोइल 1 है और ये जो है ये कोइल 2 है। इंड्यूस ईएमएफ इन कोइल 2। कोइल 2 में इंड्यूस ईएमएफ पूछ लिया। तो देखो सब वही चीजें हैं, फ्लक्स लिखो, डिफरेंशिएट करो, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। फ्लक्स लिखते हैं पहले, इस कोइल का फ्लक्स लिखना है। तो देखो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे इस अंदर वाली कोइल के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैं I1 बोल देता हूं। जो I1 है 0 से 2 एम्पियर हुआ है। ठीक है, म्यू नॉट N1 इंटू I1, ये B हो गया। म्यू नॉट N1 I1 इंटू इसका एरिया। अब देखो इसका बेटा बाहर वाले एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कौन से एरिया में? अंदर वाले में। तो एरिया कौन सा लिखेंगे? ये 10⁻⁻⁴ इंटू नंबर ऑफ टर्न किसके लिखेंगे? इसके, और वो है 100। टोटल टर्न है, लेंथ दे नहीं रखी हमें, टोटल टर्न दे रखे हैं इसके। तो हम कहेंगे 5 विल बी इक्वल टू, देखो म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये आ जाएगा स्मॉल n1 500। I1 को रहने दो अभी, ये इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 100 इंटू ये I1। ये किसी एक टाइम का फ्लक्स है, तो हम कहेंगे डेल्टा फाई। यदि हम डेल्टा फाई निकालेंगे तो ये डेल्टा आई हो जाएगा। डेल्टा फाई हम निकालेंगे तो चेंज इन फ्लक्स तो चेंज इन करंट निकाल देंगे, और इसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये इंड्यूस ईएमएफ का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इसमें देखो ये बन जाएगा 4 पाई इंटू 5 इंटू -7 और ये -4, और ये हो जाएगा 2 to 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 0 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10⁻⁻⁷ इंटू डेल्टा आई 2 एम्पियर और डेल्टा टी पाई मिली सेकेंड, मतलब पाई इंटू 10⁻⁻3। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 4 जा 20 इंटू 240, और ये आ जाएगा -4 40 एक 0 इधर कर देंगे 4 मिली वोल्ट। ये आ जाएगा 4 मिली वोल्ट। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बेटा कैलकुलेशन है, सोल्व किया है, बाकी ये अभी हमने फ्लक्स लिखना सीखा था।
यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बन गया, बाकी तो कांस्टेंट है, वो तो पड़ा रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे दो कॉइल दे रखी है हमें, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है हमें 5 मिली हेनरी, म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है 5 मिली हेनरी। इससे करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये जो I1 है ये है, सपोज हमें कुछ मैग्नीट्यूड साइनसोइडल करंट दे रखा है 50 साइन ओमेगा टी, इससे करंट है। पूछा है फाइंड, ये कॉइल 1 है बेटा और ये कॉइल 2 है, फाइंड मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2। इस कॉइल में मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो देखो हम कहेंगे फाई 2 विल बी इक्वल टू m इंटू I1। देखो हमने अभी बताया था कि फ्लक्स इन 2 करंट इन 1 पे डिपेंड करता है, तो फाई 2 विल बी इक्वल टू m इंटू I1। तो ये हो जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू m तो हो गया 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये हो जाएगा 50 साइन ओमेगा टी, ये फाई 2 आ जाएगा बेटा। तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा माइनस डी फाई 2 बाई डी टी, तो आ जाएगा माइनस 55 जा 250 इंटू 10 की पावर -3, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ई मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 ओमेगा मिली वोल्ट, मिली वोल्ट ऐसे लिख देता हूं। चलो 250 और ये मिली बदल गया बेटा, और ओमेगा, ओमेगा जो भी होगा इसका वो रख देंगे यहाँ पे, ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। मतलब इसका करंट साइनसोइडल फंक्शन है, तो देखो ये भी एक साइनसोइडल वोल्टेज आया है, इस करंट को बोलते हैं एसी करंट, तो इसमें भी एसी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल होता है बेटा ट्रांसफार्मर का, आगे पढ़ेंगे हम एसी में। ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करता है कि एक कॉइल से करंट साइनसोइडल फंक्शन होता है, तो दूसरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो एक साइनसोइडल फंक्शन आ जाता है इससे। तो ट्रांसफार्मर में ऐसा ही होता है बेटा, यहां से करंट एक दो कॉइल होती है, एक कॉइल में जो करंट है वो चेंज करते हैं टाइम के साथ, और दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ आता है तो वोल्टेज जनरेट करता है, और इस वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं हम नंबर ऑफ टर्न चेंज करके। ये ट्रांसफार्मर होता है। यहां से एक चीज पता चल गई कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया, लिख लो इसको। इसके बाद एक म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, वो पहले लिख लेनी चाहिए थी पर कोई नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे, भूल गए अपन लिखवाना, नोट करना है उसको डेफिनेशन को, पहले इसको नोट करो बेटा, लिख लो, नोट कर लिया होगा। डेफिनेशन लिख लेना म्यूचुअल इंडक्शन। यदि किसी के पास जहां हमने स्टार्ट किया था वहां जगह है तो वहां लिख लेना, अदरवाइज यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन देखो, म्यूचुअल इंडक्शन अब देखो पूरा समझ में आ चुका है हमारे कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल का करंट यदि टाइम का फंक्शन कर दिया जाए तो उसके कारण दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो टाइम का फंक्शन हो जाता है, जिसके कारण उस दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आता है। ये फिनोमेना क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो नोट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन में नोट करेंगे, व्हेन करंट इन ए कॉइल, when current in a coil made function of time, current in a coil made function of time, then flux associated with this coil, then flux associated
with this coil will become function of time, will become function of time. Due to that, so हमने क्या लिखा, when current in a coil made function of time, then flux associated with another coil, ध्यान से, flux associated with other coil placed nearby it, थोड़ा करेक्शन कर लेना, flux associated with other coil placed nearby it, उसके पास में रखा है उसको, also become function of time, also become function of time. Due to that an EMF is induced in this coil, due to that an EMF is induced in this coil. This phenomena is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. जब एक कोइल का करंट टाइम का फंक्शन होगा तो दूसरे का फ्लक्स भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा, जो कि इसके पास में रखी हुई है, और इसका फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया. कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन की. ओके, थैंक यू.